नई दिन और नई शुरुआत। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ के लिए उसका फर्स्ट चैप्टर पे हम ये पूरा डिस्कशन बेस करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू हाय बोलो। अच्छा, इसके पहले आपको याद होगा मैंने एक होमवर्क दिया था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो आपने किया? किया तो है, पर आप हेल्प करोगे क्या? ओके, चलिए मैं बताता हूँ सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। सब कॉन्टिनेंट बेसिकली होता क्या है, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि एक कॉन्टिनेंट से छोटा और एक कंट्री से बड़ा होता है। नॉर्मली अगर एक सब कॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि कंट्रीज़ का कुछ ग्रुप होता है, और दूसरा ये कुछ ना कुछ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में होता है। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो शुरुआत जो होती है वो हिमालयन माउंटेन्स एक तरीके से कवर किया हुआ है। नीचे सी है, समुद्र, एक साइड अरेबियन सी है और दूसरे साइड बे ऑफ बंगाल है। हिमालयास कवर करता है, फिर उसके बाद से अरेबियन सी कवर करता है, फिर बे ऑफ बंगाल कवर करता है। तो ये एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन में के बीच में होता है और एक काइंड ऑफ आइलैंड जैसा होता है एक सब कॉन्टिनेंट। बहुत मुश्किल होता है सब कॉन्टिनेंट से फिजिकली ट्रैवल करना। अब तो ट्रैवल कर सकते हैं, हमारे पास फ्लाइट है, ट्रेन है, बहुत तरीक़ों से जा सकते हैं। जब पुराने पीढ़ियों में ये ऑब्स्ट्रक्शंस को पार कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। हिमालयस को ख़ास तौर से सी को क्रॉस कर पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तो चलिए एक बार और नज़र डालते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आता है इंडिया, जिसका नाम पड़ा है। अच्छा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, साउथ एशियन स्टेट्स ऑफ वो भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम है इसके। आप इस पर नहीं चाहेंगे, हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से रेफ़र करेंगे। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद से आता है श्रीलंका, श्रीलंका के पास मालदीव्स, मालदीव्स के बाद इस साइड बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल, भूटान। ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट हमारे बनाते हैं। एक सवाल पूछूं? हाँ। चाइना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है या नहीं? नहीं पता। चाइना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं बन पाएगा। रीज़न, क्योंकि मैंने कहा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो चाइना और इंडिया के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? हिमालयस। इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाइना का नाम हम नहीं लेंगे। एक और चीज़, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया कंट्री है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कोई भी 5 स्टेट्स का नाम बोलो, और कहाँ पे है वो बताओ। 5 स्टेट्स। हाँ। गुजरात, महाराष्ट्र, हाँ। उत्तर प्रदेश। ओके, बाकी का नहीं याद आ रहा है। कोई नहीं, चलिए हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम बताते हैं जिसका हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश। इंडिया का सबसे सेंट्रल स्टेट है मध्य प्रदेश। इंडिया का दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र ये हमारे वेस्टर्न स्टेट्स में माने जाते हैं। उसके बाद से हमारी 7 सिस्टर्स है। ये 7 सिस्टर्स मतलब कई राज्यों के समूह, मेघालय, असम, ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनके समूह, 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर्स हम बोलते हैं। हमारे भारत के काफ़ी बड़े हिस्सेदार हैं वो। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये हमारे भारत के राज्य हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेगा। मैंने इस राज्यों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हम इस डिस्कशन में इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर क्या होता है, एक रशीदा का सवाल आता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उस रशीदा का सवाल आता है कि उसमें लिखा होता है कि 100 साल पहले की बात ये है। तो रशीदा चौंक जाती है कि मतलब हमें ये भी याद नहीं होता कि एक हफ्ते पहले हमने क्या खाया था, एक हफ्ते पहले हमने क्या किया था। एक साल पहले की भी बात करने के लिए कहीं ना कहीं हमको यूज़ करना पड़ता है किसी की मेमोरी, या फिर हमें मोबाइल का चेक करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें होती हैं, हमें इतना अच्छे से याद नहीं रहता। वो चौंक जाती है कि 100 साल पहले की बात कैसे याद रख सकता है कोई। तो हिस्ट्री में हम पता कर सकते हैं। इनफैक्ट 100 साल तो बहुत दूर की चीज़ है, हम तो कई हज़ार सालों, कई लाखों साल पहले
पुरानी बातों को हम पता कर सकते हैं। हमारे हिस्टोरियंस ने काफ़ी गजब का काम और उस मुकाम पे हमें पहुंचाया कि हम ये चीज़ मुमकिन है। अब हम क्या क्या पता कर सकते हैं इसके बारे में हम सोचते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ों से हम काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं, बट पुराने ज़मानों में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अब फिर भी लेकिन इतिहासकारों ने काफ़ी सारी चीज़ें पता कर ली है। कैसे और किन के बारे में? सबसे पहले एक इंसान को समझने के लिए ना वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इतिहासकारों ने इसका पता लगाया। इसका बात हम समझ सकते हैं कि कोई कई सालों पहले कोई आदमी कहाँ रहता था, क्या खाता था, क्या कहाँ किस तरीके से वो कौन से सॉन्ग्स गाता था, उनके बच्चे कौन से खिलौनों से खेलते थे। हमने हंटर्स के बारे में पता किया है। हंटर्स वो जो शिकारी होते थे, जो शिकार करते थे, हंटर्स के बारे में पता किया था। उसके बाद से हमने हर्डर्स के बारे में पता किया था जो कि पशुपालक थे। हमने फार्मर्स के बारे में पता किया था जो कि फसल उगाते थे। हमने रूलर्स के बारे में पता किया। रूलर्स वो जो राजा जो इन सारे लोगों को एक सामंजस्य तरीके से रखते थे, इनको कंट्रोल करते थे, इनको रूल करते थे। हमने मर्चेंट्स के बारे में पता किया मर्चेंट्स के बारे में पता किया। मर्चेंट्स वो जो प्रीशियस स्टोन एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाके बेचते थे, उन मर्चेंट्स के बारे में पता किया। स्पाइसेस को बेचते थे वो। फिर रिलीजियस लीडर्स जो प्रीस्ट्स होते थे, जो धर्म के बातों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते थे, उनके बारे में हमने पता किया। और एक बड़ी खास बात है, हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन ना उधर के आर्टिस्ट लोगों से पता चलता था। कई बार उनकी मूर्तियाँ जो होती थी, जो स्कल्प्टर्स यानी जो मूर्ति बनाते हैं, उनसे उनके बारे में पता किया, उनकी मूर्तियों के बारे में पता किया। उससे काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती है। जो वहाँ के गायक हुआ करते थे, म्यूजिशियंस, संगीतकार, जो कलाकार जो होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं, उनकी ड्राइंग से काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इतिहासकार में ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। हमारे शेरू इन्होंने लास्ट टाइम एक बताई थी कि ड्रैगन से आग निकलती है। तो क्या सच में ड्रैगन होता है? इसके बारे में हम पता करेंगे थोड़ी देर में। ओके? ड्रैगन वैसे होते हैं और मेरी प्रॉमिस कि मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तब क्या हुआ था, लोग रहते कहाँ थे? अब आते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। तो लोग अभी तो वैसे कई जगह पे फैले हुए थे। लोगों को रहने के लिए खाना चाहिए, लोगों को रहने के लिए पानी चाहिए और ऐसी ज़मीन जहाँ पे कुछ फसल उग सके। तो चलिए ऐसी कुछ बातें करते हैं। तो 10 लाख साल पहले में भी लोगों को फसल उगाना नहीं आता था। फसल उगाना उतना नहीं समझ पाते। इनफैक्ट वो लोग पशुपालक भी नहीं थे। तो वो पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड करते थे। यानी जंगलों से फल फूल, जंगलों से मीट यानी जानवरों को मार के लाना, उन लोगों उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करते थे। इसलिए पहले 10 लाख साल पहले जो कुछ लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर थे। अब नर्मदा नदी के बारे में समझेंगे। नर्मदा नदी एक ऐसी खास नदी है जो कि वो सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश, एक अमरकंटक प्लेट्यू करके एक जगह है, अमरकंटक, वो वहाँ से विंध्य जो हिल रेंज है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करने वाले हैं, विंध्य रेंज में से वहाँ से नर्मदा नदी निकलती हुई है, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। यानी मध्य प्रदेश से निकलती हुई वो गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में गल्फ ऑफ खम्बट करके एक जगह है, वहाँ पे वो अरेबियन सी से मिल जाती है। गल्फ उसको कहते हैं जहाँ पे नदी समुद्र के साथ मिलती है। काफ़ी खूबसूरत है नर्मदा नदी। और ऐसे जिम्मेदार लोगों के जैसे हमें हमारे देश की धरोहर, देश की नदियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नर्मदा नदी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। खैर, नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। उनको नर्मदा नदी के तट के बारे में सब कुछ पता था। तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर यानी खुद का प्रोड्यूस करने में उतना डिपेंडेंट नहीं थे, ना ही वो पशुपालक भी अच्छे थे, लेकिन वो स्किल्ड गैदरर्स थे। वो रूट्स, फ्रूट्स, सारी जो चीज़ें थी वो जंगल से वो गैदर करते थे। 10 लाख साल पहले की बात है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, नर्मदा नदी के तट पर ड्रैगन्स का फॉसिल मिला था।
यानी ड्रैगन सच में हुआ करते थे। वो फॉसिल्स नर्मदा नदी के तट पे मिला था। फॉसिल समझते हो क्या है? सड़ी हुई चीजें। नहीं, नॉट एग्जैक्टली सड़ी हुई चीज़ें, बट वो रिमेन्स होती है। जैसे कोई भी जानवर जब मरता है वो ज़मीन के अंदर दबता है, फिर कुछ टाइम के बाद, कई लाख सालों के बाद जब उसको खोलो तो कुछ कुछ चीज़ें जो बच जाती है, जिससे हम पढ़ सकते हैं कि किस टाइप का जानवर हुआ करता था, तो उसको कहते हैं फॉसिल्स, यानी रिमेन्स, बचा हुआ, जो पूरी तरीके से डीके नहीं हुआ है। दूसरी है सुलेमान और किरथर। अब सुलेमान इस वक्त पाकिस्तान में पड़ेगा। सुलेमान पाकिस्तान पंजाब के पाकिस्तान का पंजाब में सुलेमान एक हिल रेंज है, और जो कि साउथ में अगर जब आओगे, साउथ सदर्न रेंज अगर नीचे की तरफ आओगे, तो जो सुलेमान हिल्स अगर साउथ की तरफ एक्सटेंड करोगे तो वो किरथर उसका नाम दे दिया जाता है। ये पूरी तरीके से पाकिस्तान में नहीं, इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में सुलेमान और किरथर हिल्स है। यहाँ पे 8000 साल पहले खेती हुआ करती थी, यानी खेती यहाँ पे ढूंढ ली गई थी। अब सुलेमान के बारे में कुछ चीज़ें मैं बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, सुनना है? बहुत। तो सुलेमान ने ना, प्रॉफिट सोलोमन जो कि यहूदी प्रॉफिट थे, वो एक बार सुलेमान पर्वत पे गए और वहाँ से उन्होंने एशिया को देखने की कोशिश की। जब उन्होंने एशिया को देखने की कोशिश की तो फिर पूरा अंधकार दिखा, तो वो वहाँ से लौट गए। लेकिन वो सोलोमन, प्रॉफिट सोलोमन जो है वो माउंटेन के टॉप तक पहुँचे थे, और उनके कई सारे वहाँ पे मंदिर वंदिर भी हैं, तो इसलिए वो पूरे हिल का नाम उनके नाम पे सुलेमान पड़ गया। और फिर किरथर रेंज भी आता है। किरथर रेंज भी काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पे किरथर रेंज में जो हिल स्टेशन जो है, वहाँ पे नॉर्मली चल फिर पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे इसलिए लोगों ने पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को कई वजहों से पालना शुरू किया। चलने के लिए घोड़े पाले, ताकि तो एक जगह से दूसरी जगह पे चल सके। फिर उसके बाद से उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि सुलेमान रेंज पे एग्रीकल्चर शुरू हो गई थी 8000 साल पहले ही, तो वहाँ के लिए एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने वहाँ पे पशुओं का पालना शुरू किया। फिर ठंड होती है वहाँ पे, तो इसलिए भेड़ के बदन से वुल निकलता है, ऊन निकलती है, तो उसके लिए भी वहाँ पे पशुओं का पालना शुरू किया। ये सुलेमान और किरथर। उसके बाद से ये दूसरा आता है गारो हिल्स। गारो हिल्स है मेघालय में। मेघालय मैंने जैसे बताया कि 7 सिस्टर का एक पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स हैं। अब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पे उन 7 सिस्टर्स के बारे उसका भी आया होगा जिक्र, तो उसमें गारो हिल्स है। गारो हिल्स भी वो वेटलैंड माना जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो हमेशा कंटिन्यूसली वहाँ पे बारिश होती है, वो काफ़ी वेटलैंड है। और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो नेचर की पुजारी हैं, नेचर को पूजा करते हैं, अभी भी पूजा करते हैं वो लोग। हालांकि अभी मोस्टली वहाँ पे लोग क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पे भी करीब 8000 सालों पहले यहाँ पे भी एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था। और जो विंध्य है, जो कि मैंने बताया था, विंध्य सेंट्रल मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट और ऊपर जाएंगे तो जो विंध्य माउंटेन हिल रेंज है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, थोड़ा इधर उधर। तो यहाँ पे ना चावल की खेती भी शुरू हुई थी। तो मान लीजिए कि 8000 सालों पहले भी लोगों को पता चल गया था कि कैसे यहाँ पे फसल उगानी है, कैसे पशुपालक बनना है, पशुओं को कैसे पालना है। और आज तो हम लोग को सीधे सीधे प्लेट पे मिल रहा है। सब जोमेटो ऑर्डर करते हैं, शुगर क्रेविंग होती है इनको, सोच लो। अब बात करते हैं इंडस रिवर की। अभी तक हमने क्या क्या देखा? नर्मदा नदी के तट पे 10 लाख साल पहले गैदरर्स होते थे, स्किल्ड गैदरर्स। फिर हमने सुलेमान और किरथर हिल्स पे देखा कि वहाँ पे गैदरर्स स्किल्ड थे, बट लोगों ने साथ साथ में एग्रीकल्चर भी शुरू किया, पशुपालक भी बने। फिर गारो हिल्स पे गए, गारो हिल्स पे भी लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया। विंध्य के पास में कुछ ऐसे गांव बस गए थे जहाँ पे उन्होंने पशुपालक एग्रीकल्चर शुरू किया। राइस वहाँ से शुरू हुआ था कल्टीवेट होना। फिर उसके बाद से आता है इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में थोड़ा समझेंगे, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। तो इंडस रिवर ना चाइना में इस वक्त टिबेटन प्लेट्यू है, ठीक है, तिब्बत वहाँ पे चाइना में है
इस वक्त के चाइना में, वहाँ से वो पानी का स्रोत है, वहाँ से कई सारी नदियाँ बहती हैं और वो नदियाँ जम्मू एंड कश्मीर होते हुए, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर होते हुए वो पाकिस्तान में घुसती हैं और पाकिस्तान में वो सारी नदियाँ एकजुट हो जाती हैं और वो इंडस नदी बन जाती है, जो कि कराची से होते हुए, कराची के गल्फ से होते हुए वो अरेबियन सी में चली जाती हैं। यानी इसको फिर से इमेजिन करते हैं, जो एक तरीके से ना, जो इंडस रिवर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उसने डिज़ाइन एक तरीके से किया है। हिमालय से शुरू होती है, फिर हिमालय के साथ साथ में ही, उसके पैरेलल में ही वो हिमालय तिब्बतन प्लेटू में है, वहाँ से नदी शुरू हुई है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से होते हुए, फिर जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, फिर उसके बाद से पाकिस्तान में घुसी है, इस वक्त का पाकिस्तान है, और उसके बाद से वो एक साथ एक नदी में होती है, इंडस नदी, और कराची के गल्फ से होते होते वो अरेबियन सी में चली जाती है। अब एक लोगों को बसने के लिए क्या चाहिए? एक जमीन चाहिए जहाँ पे फसल उगा सकें, अच्छा पानी का स्रोत चाहिए, और वो दिया इंडस नदी ने। तो कई बार पुराने शहर 4700 साल पहले भी वहाँ पे शहर बस गए थे, क्योंकि लोगों को मिल गया जो चाहिए। तो लोग जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो शहर बनता है। अब सब तो जंगल के राजा नहीं होते ना, जंगल के राजा सिर्फ एक होते हैं, हमारे शेरू जंगल के राजा है और सिर्फ एक है। हाँ जी, बोलिए डाउट है। बोलिए। तो आपका ये कहना है कि ये जो इंडस रिवर है ये 3 देश घूम के फिर पाकिस्तान में जाता है? 3 देश नहीं, पाकिस्तान खुद ही एक तीसरा देश हुआ। मतलब चाइना से शुरू होता है, फिर इंडिया में आता है और इंडिया से पाकिस्तान जाता है, तो पाकिस्तान तीसरा देश हुआ। तो इंडस रिवर के बगल में, वहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हो गई। सिविलाइजेशन का मतलब लोग वहाँ पे बसना शुरू कर दिए, वहाँ पे शहर बनाना शुरू कर दिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया, और लोग वहाँ पे कई सारे सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन करके हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत जाके पीछे। हड़प्पा, मोहनजोदारो करके कई सारे सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे आना शुरू हो गए। और एक और चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारा जो भारत का नाम पड़ा है ना, वो इंडस रिवर के वजह से पड़ा है। तो जो आप अगर देखोगे ना, ग्रीस, ईरान अगर लोकेट करोगे तो ग्रीस और ईरान, ग्रीस यूरोप में पड़ता है। तो लोग जो पुराने जो टाइम पे, मैंने जैसे कहा कि वो नए नए जगहों की खोज करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमा करते थे। बहुत मुश्किल था हिमालयस को क्रॉस करके भारत पहुंच पाना, लेकिन फिर भी लोग मजबूती से घूमा करते थे, क्योंकि जब लोगों के अंदर वो चीज़ आएगी कि नई जगह को एक्सप्लोर करना है, नई जगह को घूमना है, देखना है, उनकी कल्चर को समझना है, तो वो झिझक हिमालय की चोटी को भी पार करवा दी। तो लोग वहाँ से घूम के आते थे, और जो ग्रीस और ईरानी लोग थे, ये इनको ना इंडस रिवर के बारे में पता था, ये फैमिलियर थे इंडस रिवर के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इंडस रिवर के ईस्ट के लोग वो हो गए इंडोस और हिंदोस। तो इस तरीके से उनकी प्रोनाउंसिएशन थी। तो वहाँ से हमारा भारत का नाम पड़ा इंडिया। अच्छा, एक और चीज़ है, भारत को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो भारत है और एक इंडिया है। तो इंडोस और हिंदोस का प्रोनाउंसिएशन को फिर आगे फिर उसी नाम से इंडिया बन गया। और दूसरा एक ट्राइब रहता था जो हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट, यानी हो गए इस वक्त का जम्मू कश्मीर, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा, कुछ पंजाब का हिस्सा, इसको मिलाएंगे तो इस जगहों पे नॉर्थ वेस्ट साइड पे यहाँ पे एक ट्राइब रहता था, भरत करके ट्राइब रहता था। 3500 साल पहले ऋग्वेद में इस भरत ट्राइब का जिक्र हुआ है। वो ऋग्वेद में भरत जो ट्राइब है, इसके भरत के वजह से भी, ये ट्राइब की वजह से भी लोगों का इस जगह को जानना शुरू कर दिए, और फिर धीरे धीरे ये भारत ऐसा नाम पड़ गया। उस ट्राइब के लोगों के वजह से ये पूरा भारत का नाम पड़ गया भारत, इस पूरे जगह का नाम। तो अब बहुत 2 पॉपुलर नाम है, भारत और इंडिया, इसी नाम से हमारे देश को जाना जाता है। एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, गंगा नदी। हमारी गंगा नदी, हम विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक हमारी गंगा नदी आती है। हमारी गंगा नदी शुरू होती है उत्तराखंड से, हिमालयस की गोद में से बहती हुई, उत्तराखंड से बहती हुई वो आती है उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए,
वो फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते जाते बिहार, और बिहार में उसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं। सोन नदी के नाम से जाना जाता है एक ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज जब मैं बोलता हूँ, वह इंग्लिश शब्द है, मतलब ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो कि मेन महानदी में मिलती है, तो ये छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं वो कहती हैं ट्रिब्यूटरीज। तो सोन नदी भी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि बिहार के साइड पे मिलती है और गंगा नदी में, और फिर वहाँ से गंगा नदी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर वहाँ से बांग्लादेश में घुसती है और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। हिमालय की गोद से उठी हुई और समुद्र की गोद में समा जाती है, इस तरीके से। तो जो गंगा नदी है वो भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा, उस पर कई सारे लोग डिपेंडेंट हैं। कई लोग उसके खाने के ऊपर गंगा नदी के किनारों के पास फसल उगाते थे। तो लोगों को बसने के लिए क्या चाहिए? साफ पानी, उपज जहाँ हो सके। तो गंगा नदी के किनारा मिल गया और वहाँ पे कई सारे राज्य स्थापित हो गए। उसमें से एक राज्य है मगध राज्य। इस वक्त बिहार उसको कहेंगे, मतलब बिहार में पड़ेगा इस वक्त के। तो मगध राज्य में सबसे पहले मजबूत और काफ़ी पावरफुल राजा हुआ करते थे। मगध राज्य काफ़ी इन्फ्लुएंशियल जगह था, वहाँ पे वो ट्रेड सेंटर भी था। मगध राज्य गंगा नदी के तट पे बसा हुआ। गंगा नदी के बारे में बहुत हिंदुओं के लिए वो बहुत रिलीजियसली बहुत इम्पॉर्टेंट नदी मानी जाती है गंगा नदी, लेकिन आज के डेट में थोड़ी पॉल्यूटेड है और हम लोगों को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे देश की धरोहर है, काफ़ी लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें गंगा नदी को बचाना होगा। एक फैक्ट बताता हूँ, गंगा नदी के तट से कई सारे पौधे हट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में गंगा नदी अपना रास्ता बदल रही है। बिहार के आसपास गंगा नदी 1.5 किलोमीटर बदल चुकी हैं। अगर उत्तराखंड में जाए तो 500 मीटर वहाँ पे भी बदल गया, वो रास्ता बदल रही हैं। फ्लड्स आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमें अपना क्लाइमेट का खास ख्याल रखना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए जब हमारे क्लाइमेट पे, हमारे फॉरेस्ट पे लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वापस से इतिहास की दुनिया में आते हैं। फिर लोग फिर भी कई जगहों पे घुमा करते थे। कई बार ना, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ना, तो सिर्फ लोग नहीं जाते हैं, उनके आइडियाज़ जाते हैं। उनकी जो स्टोन्स जब बनाते हैं, जो पत्थरकार होते थे, वो पत्थरकार काट काट के पत्थर बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। स्पाइसेस, कई बार मसाले एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, कई बार पौधे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। इसको कई लोग लेके जाते थे, कई वजहों से लेके जाते थे। लेकिन जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो कल्चर मिलेगा, नया कल्चर बनेगा। हमारा भारत एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे कई लोग, कई तरीके के लोग एक साथ रहते हैं, और इसी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है और हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट होता है। उसकी ये बहुत पुराने टाइम से चला। हमारे भारत में ना कई बार आप देखोगे तो कई सारे माउंटेन्स हैं, कई सारे रिवर्स हैं। बहुत मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह पे चल पाना, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग रुके नहीं। हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे, कई वजहों से जाते रहे। कई बार क्या हो गया, कई बार फ्लड्स आ गए, नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो आग लग गई, कई जगह पे जंगलों में आग लग जाती थी। तो इन वजहों से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। कई बार लोग जैसे गंगा नदी के तट पे लोग इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़मीन की अच्छी उपज थी, पानी था। और नर्मदा नदी, गंगा नदी, इन सब नदियों में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा हो सकता था। शिप्स बहते थे, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह नदियों के सहारे जाया करते थे। तो पहले तो ये लोग नदियों का सहारा लेके एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते थे। इनका रीज़न होता था कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़। बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा कैलामिटीज़ हो। कई बार सेनाएं, जो मगध के जो राज्य थे, काफ़ी मजबूत राज्य थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि दूसरे राज्य को ऊपर वो कब्जा कर लें। तो सेनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। फिर होते थे मर्चेंट्स, इम्पॉर्टेंट गोल्ड, हीरा, सोना, चांदी, स्पाइसेस यानी मसाले एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। हमारे शेरू
जंगल पे जंगल चाहते थे, क्योंकि जंगल का राजा एक है, लेकिन राजा हमेशा फैलाएगा अपना राज्य, है ना। राजा शेर गुर्राना चाहिए, गुर्राओ भाई। ठीक है, मतलब मेरा दोस्त है तो मुझे डराएगा नहीं, गुर्राएगा तो मैं डर जाऊंगा। एनीवेज, तो उसके बाद से हमारा जो और लोग क्यों मूव करते थे, रिलीजियस रीजंस की वजह से। जो धर्म की बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो रिलीजियस गुरुज थे वो भी मूव करते थे। और भी बहुत सारी, कई बार जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं रीजनों की वजह से मूव करें, कई बार लोग सिर्फ घूमने के लिए भी जाते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जो हमारी एक चाह होती है कि नई जगह देखें, नई जगह को समझें, नई कल्चर के अंदर जाएं। और कई बार वहाँ से लोग आते भी थे, बसते भी थे। कई बार बाहर से लोग आए और एक दूसरी जगह पे बस गए, इसकी वजह से हमारा कल्चर इंप्रूव हुआ है। हमारा भारत का नाम भी इसी वजह से पड़ा है। तो अभी आगे भी हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी पहला हिस्सा हम यहीं पे काटते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप स्क्रीन टाइम इससे ज़्यादा दें। और आगे आने वाली फर्दर अपडेट्स के लिए, हमारे आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके कोई ऐसे ओपिनियंस है तो। तब तक के लिए बाय बाय।